स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10th का एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसके रिगार्डिंग वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पढ़ने की नीड ही क्या है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से रिगार्डिंग जो भी हम डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो कुल मिला के आपको वर्ड प्रॉब्लम में गिवन स्टेटमेंट से आपको लीनियर इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टेटमेंट्स में हम कैसे रीड करते हैं और उन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। देन उन लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व करके कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ बेस, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए जो कीवर्ड्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस ऐसा ट्रायंगल जिसकी क्या हो, टू साइड्स क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखोगे आइसो का मीनिंग ही क्या होता है, सेम। तो आप यहाँ पर देखोगे ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है और इसमें ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये क्या हुआ हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसकी पेरीमीटर मींस तीनों साइड्स की यहाँ पर क्या दे रखी है, तीनों साइड्स की लेंथ का हमें सम दे रखा है। तो अगर ये साइड मैंने ए मानी तो ये भी बी होगी, ये भी बी होगी, क्योंकि इस साइन का मीनिंग क्या होता है, दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर दे रखी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लिखोगे आंसर्स में पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर कंसीडर कर लो, इसमें कह रहे हैं इफ ईच इक्वल साइड इज 5/6 ऑफ बेस। तो इट मीन्स बेस क्या होता है, ये ए साइड आपकी क्या है, बेस है। क्यों, इसी पर क्या है, पूरा का पूरा ट्रायंगल बना हुआ है। तो आप यहाँ पर मान लो, लेट अस अज्यूम बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए, और यहां पर जो इक्वल साइड्स है वो हम मान लेते हैं इज इक्वल टू बी, क्योंकि इक्वल मीन्स ये साइड क्या होगी, ये दोनों साइड बी बी होगी, इट मीन सेम है। तो इस केस में आप यहां पर देखोगे, इधर आप देखोगे कि इक्वल साइड्स क्या आपकी बेस की 5/6 है। तो इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो, बेस इज इक्वल टू 5/6 इज इक्वल टू इक्वल साइड, ऐसे लिख सकते हो। क्यों, ये स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि इक्वल साइड क्या है, बेस की 5/6 है। अगर मैं कह दूं 6 का 5/6 क्या होगा, तो 6 इंटू 5/6 होगा, मल्टीप्लाई हम करेंगे। 6 का 5/6 मतलब इसका 5/6 मतलब इसका इंटू में 5/6 आप लिखोगे और 6 से 6 कट जाएगा, कुल मिला के 6 का 5/6 कितना होगा, 5 होगा। तो ऐसे ही मैं कहूंगी 5/6 बेस का कितना होगा, तो 5/6 बेस का कितना होगा, 5/6 और बेस कितना है आपका ए इज इक्वल टू इक्वल साइड के बराबर है आपका। तो ये आपके पास आ गई। अब इक्वल साइड एक्चुअल में हमने मानी क्या थी, बी थी आपकी। तो ये कुल मिलाकर किसके बराबर है, आप यहां पर लिख लो बी के बराबर है। अब आप देखोगे पेरीमीटर क्या होती है, हमें क्या गिवन है यहां पर, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होती है, ए प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में 2b। पेरीमीटर क्या होती है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ का सम, a प्लस बी प्लस बी, ए प्लस 2b हो गया, तो a प्लस 2b हो गया। अब a की वैल्यू क्या है, हमारे पास a ही है, और 2 लिख दिया। b की वैल्यू क्या है, 5/6a, इंटू में लिखोगे ना 5/6a। अब ये क्या हो जाएगा यहां पर, तो ये कट गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8a/3a, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 8a/3 इज इक्वल टू, और ये हमें यहाँ पर पेरीमीटर क्या दे रखी थी, 32 लिख लो इसको, और ये 32 आ गई। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, दोनों साइड इक्वेशन चल रही है, तो 8a/3 इज इक्वल टू 32।
तो 8 से क्या हो गया, ये कट गया, 8 4 जा 32 और 3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो a इज इक्वल टू 12। इट मीन्स आपके पास बेस क्या आ गया, 12 आ गया। तो अगर बेस आपके पास 12 आ गया यहाँ पर, तो अब आप इससे क्या निकाल लोगे, इक्वल साइड क्या है बेस की, 5/6 है, तो 5/6 a इज इक्वल टू इक्वल साइड आपकी दे रखी है, और 5/6 a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 12, और इक्वल साइड क्या आपकी b, तो ये क्या हो जाएगी 2, तो इट मीन्स b क्या आ गया आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। b अगर 10 सेंटीमीटर आ गया, a 12 सेंटीमीटर आ गया, तो आइसोसेल ट्राइंगल के केस में आप देखोगे ये हमारा आइसोसेल ट्राइंगल हुआ, ये 12 है, ये 10 है, ये 10 है। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 साइड्स तो मिल गई, बट आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। बट आपके पास अब बेस तो है 12 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया, बट हाइट नहीं है, तो इस केस में आप क्या करो, इस ट्राइंगल पर एक परपेंडिकुलर डाल दो। तो जो परपेंडिकुलर होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में, बेस को क्या होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने थी 12 सेंटीमीटर थी, तो इट मीन्स ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। तो आप इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। वैसे तो डायरेक्टली भी पता होता है। इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका बेस, अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं ए बी सी, स्मॉल ट्राइंगल की बात करूं ए बी सी, तो इसमें आप देखोगे पाइथागोरस क्या स्टेट करता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, थोड़ा सा इधर करके लिख लो, यहां पर लिख लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। बेस आपका क्या है AC, हाइपोटेन्यूज क्या है AB। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जिसपे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है बिल्कुल उसके सामने वाली साइड, तो हाइपोटेन्यूज क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC, तो इट मीन्स आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा BC स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, BC की तो आपको वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज क्या है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या आपका 6 स्क्वायर हो जाएगा प्लस का BC स्क्वायर। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास BC स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 होता है, 100 माइनस 6 स्क्वायर 36, और 100 माइनस 36 क्या होगा 64। तो कुल मिला के आपके पास BC यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, क्योंकि BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है 64, तो BC स्क्वायर रूट लोगे तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो इट मीन्स BC की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। BC क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपका बेस क्या है AB है, बेस क्या आपका AD, ये वाला है ना पूरा 12 सेंटीमीटर, तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल इस केस में मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, क्या फॉर्मूला होता है, इनटू बेस क्या हो जाएगा AD, ये 12 सेंटीमीटर, इनटू हाइट क्या आपकी अभी हमने निकाली है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 648 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वल साइड्स है, बेस की क्या है 5/6 है, तो उस केस में A की वैल्यू निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे, उसके बाद इक्वल साइड निकाल लेंगे। इक्वल साइड से हम ट्राइंगल का क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, इट मीन्स हाइट निकाल लेंगे। ये क्या होती है आपकी हाइट है टोटल। तो उसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल में फॉर्मूले में फिट कर देंगे सारी वैल्यू, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका क्या हो जाएगा 12, हाइट क्या हो जाएगी 8। इसको फर्दर सोल्व करने पर 48 स्क्वायर सेंटीमीटर आपके पास आंसर आएगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है। यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है कि गिवन स्टेटमेंट गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। आपको वर्ड प्रॉब्लम में यूजुअली हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशंस को सॉल्व करना आता था, बट ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, और ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इवन वर्ड प्रॉब्लम में भी। तो क्वेश्चन आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम grapes is rupees 320 if the cost of 4 kilogram apples and 2 kg grapes is rupees 600 and if cost 1 kg apples is rupees X and 1 kg grapes is rupees Y। तो आपको बताना है यहाँ पर या सो दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नोट, ये आपको दिखाना है। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं ये क्वेश्चन। तो आपको यहां पर दिए रखा है कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज क्या दे रखी है, रुपीज X, और यही कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स आपको गिवन है यहाँ पर रुपीज Y। तो उस केस में अगर तो कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स की क्या कॉस्ट हमें दे रखी है 300। ये तो पर केजी का था, पर केजी का था। अगर आपको यहाँ पर पूरी लिखनी है लाइन तो पूरी लिख लो, पर केजी की ये तो 2 किलोग्राम एप्पल्स की क्या हो जाएगी, अगर 1 केजी की X है तो 2 केजी की क्या हो जाएगी 2X, और ऐसे ही 1 केजी की क्या है यहाँ पर ग्रेप्स की Y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी प्लस Y। टोटल कितनी कॉस्ट होगी 320 रुपीज। ऐसी अगर कॉस्ट यहाँ पर 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की यहाँ पर कितनी दे रखी है 600 रुपीज, तो पर केजी एप्पल की क्या है X रुपीज, तो 4 kg एप्पल्स की क्या हो जाएगी कॉस्ट सेकंड स्टेटमेंट से 4X प्लस 1 kg ग्रेप्स की क्या है Y, तो 2 kg ग्रेप्स की क्या हो जाएगी 2Y इज इक्वल टू 600 आपकी आ गई। तो अब आपको चेक करना है, आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो बना ली, अब आपको चेक करना है कि ये क्या है दोनों की दोनों यहाँ पर कंसिस्टेंट है या नहीं है, बस यही चेक करना है। तो कंसिस्टेंट चेक करने के केस में आप देखोगे सबसे पहले ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। अदरवाइज ऐसे मत करो, आप ऐसे कर लो, आप एक रिलेशन इसमें चेक करोगे 4, या आप ऐसे करो 4
इनकंसिस्टेंट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। यहाँ आपका A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है? A1 है आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मीन जो x से मल्टीप्लाई हुआ है जो कि 2 है, तो A1 आपका 2 आ गया। B1 क्या है? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट y के साथ मल्टीप्लाई में क्या कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली 1 1 हो गए। और C1 क्या है? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो कि आपकी क्या है 320 है। ऐसे ही A2 आपका क्या है? सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो कि आपकी ये है, इसमें x का कोफिशिएंट इट मींस x से मल्टीप्लाई में क्या है 4। B2 क्या है? सेकेंड लीनियर इक्वेशन है, y का कोफिशिएंट y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन में आपकी कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 600, तो ये 600 लिख दो। अब आप इसको फर्दर यहाँ पर सोल्व करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे क्या आएगा। A1 इस रिलेशन में सारी की सारी वैल्यू पुट करोगे, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा आपका। देखो कैसे, A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा 1/2। इसको 2/4 को जब काटोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2 ही। और ये किसके नॉट इक्वल टू है? C1 अपॉन C2 के। C1 क्या आपका 320, C2 क्या है 600। इसको फर्दर सोल्व करने के बाद हम देखते हैं इक्वल है या नहीं है। ये किससे कटेगा देख लो, यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 4 8 जा और 8 अपॉन 15 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 8 अपॉन 15। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है 1/2, B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है 1/2 नॉट इक्वल टू किसके है C1 अपॉन C2 के। इट मीन्स आपका क्या होगा यहाँ पर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर किसको शो करेगा? पैरेलल लाइंस को शो करेगा और इनकंसिस्टेंट होगी ये सिस्टम। लिखोगे इनकंसिस्टेंट। तो आप हमेशा क्या करना, मुझे तो स्टार्टिंग से ही पता चल गया था कि ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि मैंने यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ऑब्जर्व कर ली थी C1 अपॉन C2। आप हमेशा क्या करना है इस केस में A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फाइंड आउट कर लेना सारा का सारा। फिर जो इक्वल नहीं हो उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोज में भी देखे थे, बट आज वर्ड प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्वेश्चन था तो मैंने ऐड कर लिया कि वर्ड प्रॉब्लम से फर्दर हम कंसिस्टेंसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कैसे चेक करते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकाल के चेक करने पड़ते हैं कि आपस में क्या इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। जब ये केस बनता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है, तो उस केस में हमारा सिस्टम जो होता है वो पैरेलल लाइंस को शो करता है और ऑब्वियसली उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स का है और इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में हम देखते हैं जब भी टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हम बोलते हैं वो दोनों एंगल क्या है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मीन अगर दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है, अगर वन एंगल क्या होगा ए हो गया तो सेकेंड एंगल क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में 180 डिग्री माइनस ए, बिकॉज दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इसलिए अगर वन एंगल अगर हमें 20 डिग्री दिया हो तो सेकंड एंगल क्या होगा, अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो 160, क्योंकि 160 प्लस 20 किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन आपको गिवन है इन ए पेयर of supplementary angles greater angle exceeds मतलब ज्यादा है the smaller by
50 डिग्री। और आपको ऑब्वियसली क्या निकालना है, फाइंड बोथ ऑफ द एंगल्स। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं ये क्वेश्चन। तो आप यहां पर स्टेटमेंट में लिखोगे एक्स एंड वाई आर, हमने माने हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ये आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हमें पता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टू एंगल्स क्या हो, सप्लीमेंट्री हो, सप्लीमेंट्री मतलब ये एक लाइन दे रखी है और इस पर ये एक रे है, तो इस केस में अगर ये एंगल x है और ये y है तो x प्लस वाई आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस केस में क्या होगा, इसे हम 180 डिग्री बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में, ऐसे बोल सकते हो आप फिगर से। तो x प्लस वाई 180 डिग्री है, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन में इसमें क्या लगा, ग्रेटर एंगल एक्सीड्स बाय स्मॉलर 50 डिग्री। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x ग्रेटर देन y है, तो ग्रेटर एंगल क्या है, x मान रहे हैं हम, x बड़ा है y से, इट मीन्स x माइनस वाई। कितना बड़ा है, यहाँ पर मैं कह दूं आपकी मम्मी आपसे क्या 10 साल बड़ी है, 20, मैं कह दूं आपकी मदर आपसे 20 ईयर्स बड़ी है, तो आप क्या कहोगे, आपकी मदर की एज माइनस आपकी एज इज इक्वल टू 20। वैसे ही ग्रेटर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल कितना बड़ा है, 50 डिग्री। ये आपके पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अब आपस में सोल्व कर लो, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दोगे। ये देखो प्लस का वाई माइनस का वाई ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन 2, तो उस केस में फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है, एक्स प्लस वाई, सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, दोनों क्या होगी, राइट साइड ऐड होगी, 180 डिग्री प्लस 50। तो आप यहाँ पर जब सोल्व करोगे वाई से वाई कट गया, 2x इज इक्वल टू 230 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 115 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आपके पास 115 आ गया। तो आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं यहाँ पर किस में पुट कर रही हूँ, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन आपकी 1 गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास है 115 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो आप फर्दर इसको जब सोल्व करोगे तो 180 माइनस 115 आपके पास क्या आ जाएगा, 65 डिग्री वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो ऑब्वियसली देख लो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 115 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 180। यही आपका आंसर होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने मैं इंक डाल रही हूँ पेन्स में। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में हम बोलते हैं कि दोनों एंगल्स का जो सम है यहाँ पर आपका 90 डिग्री होता है। इट मीन्स अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस 45 डिग्री होगा। और अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 30। बिकॉज दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसी टाइप का एक नया क्वेश्चन है, वो और लिखो। X and Y are complementary angles such that
x रेसो y इज इक्वल टू 1/2। और इसमें आपको ऑब्वियसली क्या निकालने हैं, फाइंड एंगल्स, जैसे हमने अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में निकाला था। बस यहाँ पर क्या है, सम कितना होता है 90 डिग्री के बराबर। तो आप लिख लो x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब तो ये क्या है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था एज इट इज, वैसे ही ये क्या होगा, ये भी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो बस क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास ये बन गई। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, आपको दोनों एंगल्स का क्या दे रखा है, यहाँ पर रेशो दे रखा है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो जैसे हमने पहले किया था। तो इन दोनों इक्वेशन को फर्दर अब आपको खुद सॉल्व करके x और y की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको फर्दर खुद सॉल्व करना है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका फ्रैक्शन के रिगार्डिंग है, और ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन में भी यही हो सकता है, मैंने ध्यान नहीं किया। आपके एनसीईआरटी बुक में भी है फ्रैक्शन के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is add किया जाता है टू द डिनोमिनेटर। तो ऑब्वियसली आपको क्या फाइंड करनी है, फ्रैक्शन ही निकालनी है इसमें। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि अगर एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में फ्रैक्शन बन जाती है 1/3, और 8 अगर डिनोमिनेटर से ऐड करते हैं तो उस केस में फ्रैक्शन बन जाती है 1/4। तो आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, फ्रैक्शन ही निकालनी है। तो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम फ्रैक्शन क्या आपके पास, फ्रैक्शन क्या होती है, जो किसी होल के किसी पार्ट को शो करती है। तो फ्रैक्शन आपने मान ली x अपॉन वाई। यहाँ पर x क्या है, आपका न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, और इस नीचे को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। x अपॉन वाई हमने क्या मान ली, फ्रैक्शन क्या होती है, पार्ट होती है किसी भी चीज का। तो x अपॉन वाई, एक्स क्या होगा आपका न्यूमरेटर, y क्या होगा अपॉन में डिनोमिनेटर को शो करता है आपका। तो इसमें लिखा है अगर 1 सब्सट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर से, तो अगर हम x से क्या कर दे, 1 सब्सट्रैक्ट कर दे न्यूमरेटर से, और अपॉन में क्या रह जाएगा y, उस केस में फ्रैक्शन आपकी क्या बन जाती है 1/3। तो हमने 1/3 लिख दिया। न्यूमरेटर क्या था आपके पास, हमने क्या न्यूमरेटर माना है, यहाँ पर x से 1 क्या करना है, माइनस करना है, 1 इज सब्सट्रैक्टेड लिखा हुआ है। अपॉन में डिनोमिनेटर हमने सेम लेना है। फर्स्ट केस आपका क्या था, ये था when 1 is subtracted from the numerator fraction becomes 1/3। तो y सेम ले लिया, अपॉन 1/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो।
ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा x-1, दोनों साइड चलती है तो ये सिंबल लगाते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा 3x-3 इज इक्वल टू वाई, 3x-y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। सेकंड केस में लिखा हुआ है अगर हम डिनोमिनेटर से 8 ऐड करें तो उस केस में फ्रैक्शन आपकी 1/4 हो जाएगी। तो आप लिख लो इट मीन न्यूमरेटर आपका सेम है x ही, डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है 8, y प्लस 8। इस केस में फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 1/4। तो ये 1/4 लिख दिया। अब आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड ले आओगे, 8 ये आपके पास सेकंड बन गई। तो अब दोनों इक्वेशन को क्या करो आप यहां पर सॉल्व कर दो। तो अगर क्या करो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो उस केस में आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो आप यहां पर क्या करोगे 3x-y, ये फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड है, माइनस सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है 4x-y इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड क्या है 3, सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड क्या है 8, और ये आगे फर्दर 3x-y माइनस का 4x और माइनस में माइनस का y और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 5। ये आपके पास आ जाएगा, y से y कट गया आपके पास और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 5, ये कट गया और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई तो इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर लो। तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, मैं मोस्टली 1 में ही पुट करती हूँ, आप सेकंड में भी कर लो सेम वैल्यू मिलेगी। 3x-y इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन है इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू क्या रख दो यहाँ पर 5 रख दो, माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस y, ये 3 5 या 15, 15 उधर राइट साइड जाएगा तो मैंने क्या कहा था हमेशा साइन चेंज होता है। तो ये क्या आ गया 12 आ गया, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस का ऐसे लिख लो और y की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, माइनस से माइनस कट गया। तो कुल मिला के आपकी फ्रैक्शन क्या होगी x/y इज इक्वल टू 5/12। ये आपके पास आपकी फ्रैक्शन मिल गई। कॉपी कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम। तो क्वेश्चन लिखो, निधि रिसीव्ड सिंपल इंटरेस्ट ₹1200 when invested ₹X at 6% per annum and ₹Y at 5% per annum. Per annum means PA means per annum मतलब annually for 1 year। बट अगर वो यहाँ पर यूज करती हैड सी इन्वेस्टेड ₹X at 3% per annum and ₹Y at
8% पर एनम, PA मीन्स पर एनम फॉर 1 ईयर। तो इस केस में सी वुड रिसीव्ड ₹1216। तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालनी है, फाइंड एक्स एंड वाई की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो ट्राई करो, फिर हम देखते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें एक्चुअली में आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब अगर आपको याद हो तो आप सभी ने 8th क्लास में ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट सभी ने पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल पर। फॉर्मूला पता है किसी को सिंपल इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो आप देखोगे जो लोअर क्लासेस के कॉन्सेप्ट है वो भी पूछे जा रहे हैं, बट ये क्वेश्चन आपके आई थिंक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दे रखा है। तो आप यहां पर लिखोगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन जो मनी आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, इनटू रेट, जितने रेट इंटरेस्ट देता है। इस टाइम तो 6.25% चल रहा है ईरान और इजराइल की वॉर के कारण। और टाइम जितने साल के लिए, अपॉन में 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और प्रिंसिपल मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट करवाए और उस केस में मेरे को रेट क्या है, 100 रुपीज मैंने क्या करे, डिपॉजिट करवाए। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और यहाँ पर मैंने 100 रुपये डिपॉजिट करवाए बैंक में, तो ये मेरा प्रिंसिपल, P मीन्स प्रिंसिपल हो गया। और रेट मैंने यहाँ पर मुझे मिल रही है 1%। और टाइम क्या, मैं 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करवा रही हूँ, 2 ईयर्स। तो उस केस में मेरा SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल आपका कितना है 100, रेट कितनी है 1%, इस फॉर्मूले में कर रहे हैं। टाइम कितना है 2 अपॉन 100। तो आपको 2 ईयर्स के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ओनली 2 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। तो ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से आता है। जो भी हम बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पर रेट कितनी होती है और कितने टाइम के लिए, इसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट हर साल मिलती है, या हर 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, जितने भी आपने रेट पे और जितने टाइम के लिए डिपॉजिट करवाया उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज, रेट 1%, टाइम 2 ईयर। तो उस केस में सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रखने पर प्रिंसिपल 100, रेट इंटू 1 इंटू टाइम 2 अपॉन 100। इट मीन्स आपको 2 ईयर्स के पास 2 रुपीज का यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर यूज करने पर निधि ने रिसीव करा सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपीज। अगर उसने इन्वेस्ट किया 6% पर एनम एक्स रुपीज और 5% 1 एनम पर वाई रुपीज इन्वेस्ट किए। तो इसी से आपको क्या बनानी है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्या है एक्स इंटू इंटरेस्ट रेट कितनी चल रही है 6% और टाइम कितना चल रहा है 1 ईयर इंटू 1 अपॉन 100 प्लस ऐसे ही वाई पे कितने इंटरेस्ट रेट चल रही है यहाँ पर 5%, कितने टाइम के लिए 1 ईयर के लिए है, फॉर 1 ईयर यहाँ पर लिख रखा है अपॉन 100। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है निधि को, टोटल 1200 रुपीज, वो हमने लिख दिया। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x + 5y इज इक्वल टू 1,20,000। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन में क्या है, अगर उसने इन्वेस्ट किया होता 3% पर x रुपीज, तो आप क्या लिखोगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पर मैंने बना दी थी इक्वेशन 6x + 5y, यहाँ पर क्या बनेगी 3x और y रुपीज कितने पे इन्वेस्ट किए 8% पर, अगर उसने इन्वेस्ट किए होते तो 8y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाता अपॉन में 100, ये अपॉन में 100 क्योंकि टाइम 1 है तो मैंने
डायरेक्ट लिख दिया, इज इक्वल टू 1260 रुपीज़ उसको मिलते, तो 3x प्लस 8y इज इक्वल टू यहाँ पर आपका आ गई ये वाली, ये आपकी सेकंड लीनियर इक्वेशन बन गई 1,26,000। अब इस केस में अगर आप दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे कि आपको या तो x का कोफिशिएंट सेम करना है दोनों में या y का कोफिशिएंट, तो अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में दोनों में क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, तो उस केस में आपकी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर 6x 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, 8x इंटू 2 16x इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12, ये 5 और ये 2, ये आपके पास इक्वेशन थर्ड होगी। अब इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड है 6x प्लस 5y माइनस सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड है 6x प्लस 16y इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड है 1,20,000 माइनस सेकेंड इक्वेशन की है 1 लाख, नहीं सॉरी यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे तो ये यहाँ पर हो गया 2,52,000। तो आप जब 252 से 120 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 122 132, तो ये यहाँ पे हो गया 6x से 6x यहाँ पे कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा 5y माइनस का 16y माइनस प्लस क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में साइन हो तो माइनस हो जाता है, माइनस का 16y माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 6x जो 6x से कट जाएगा और माइनस का 16y आ गया, और यहाँ पर हमने अभी निकाला था माइनस का 132, ये आ जाएगा 1,32,000। तो उस केस में आप यहाँ पर देखोगे माइनस का 11y इज इक्वल टू माइनस का 1,32,000 और माइनस से माइनस कट जाएगा, जब इस 11 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12,000, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 12,000। अब y की वैल्यू 12,000 आपके पास आई तो इसको किसी भी इक्वेशन में रख लो, यहाँ पर पुट कर लो या यहाँ पर पुट कर लो, तो कहीं पर भी पुट कर सकते हो आप, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। तो अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पर तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू आपके पास है प्लस 5 12,000 इज इक्वल टू, फर्दर सॉल्व करने पर 6x इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस का यहाँ पर होगा 60,000, 6x इज इक्वल टू यहाँ पर 60,000 आ जाएगा और ये 6 से 6 कट गया, तो कुल मिला के आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 10,000 रुपीज़। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, x और y की वैल्यू। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2025 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे थे और 2026 में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और 2025 में जो क्वेश्चन पूछे थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। इसके रिगार्डिंग इसके बाद 3 to 4 क्वेश्चन और रहते हैं क्योंकि हमने मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कर लिया, कवर कर लिया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। और आज का ये एक क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करके खुद ट्राई करके देखना है। क्वेश्चन है आपका द डिफरेंस ऑफ 2 numbers is 26. One number is 26
3 times the other number। तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालना है, फाइंड नंबर्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। और ये क्वेश्चन आपका आरबीएससी बोर्ड का है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है एज ए होमवर्क। अगर नहीं आएगा तो कल हम डिस्कस करेंगे।